दोपहर की तपती धूप में भी शहर का पुराना बाजार अपनी रफ्तार में था। कहीं सब्जियों पर मोल भाव हो रहा था, कहीं चाय की दुकानों पर राजनीति पर गर्म बहस। बच्चों की हंसी और ठेले वालों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। इन्हीं हलचलों के बीच दिखाई देते हैं शिवनाथ वर्मा, एक साधारण बुजुर्ग जिनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां हैं, लेकिन चाल में संस्कारों की मजबूती। उनके साथ था उनका बेटा आर्यन वर्मा, आईपीएस ऑफिसर, लेकिन आज वर्दी नहीं, एक आम आदमी के कपड़ों में। आर्यन अपने पिता से कहता है, पापा, आज वो दुकानें दिखाइए जहां से बचपन में मुझे टॉफी दिलाया करते थे, और वो रास्ता भी जहां से मैं स्कूल जाता था। शिवनाथ मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में संतोष झलकता है, जैसे कोई माली अपने बगीचे में खिले फूलों को देख रहा हो। बाजार की भीड़ उन्हें नहीं पहचान रही, क्योंकि आर्यन का असली परिचय उनकी वर्दी नहीं, उनके संस्कार हैं। और आज वो सिर्फ एक बेटे के रूप में पिता के साथ समय बिता रहा है। अभी बाप बेटे की वो शांत सी चाल ही थी कि अचानक बाजार की हवा बदल गई। 3 पुलिस की बाइक्स पूरे शोर शराबे के साथ बाजार में घुसी। हर बाइक पर 2-2 सिपाही, चेहरे हेलमेट में छिपे, आंखों में गुरूर और हाथों में चमकते डंडे। लाइन में लगो सब, दुकानें समेटो, साहब आ रहे हैं। एक दरोगा की गूंजती आवाज ने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। वो था विजय ठाकुर, इस इलाके का वो नाम जिसे लोग डर से धीमे बोलते थे। उसका घमंड बाजार की हर गली में झलकता था। छोटे दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी, किसी ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। एक युवक जो मोबाइल से वीडियो बना रहा था, उसे थप्पड़ रसीद कर दिया गया। जब साहब आएंगे तो हर तरफ सफाई दिखनी चाहिए, कोई भीड़ नहीं, कोई लफड़ा नहीं, समझे? विजय ठाकुर गरजा। भीड़ सहम गई, शटर गिरने लगे, हंसी और मोल भाव की आवाजें एकदम खामोश हो गईं। आर्यन वर्मा दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो बाजार जहां उसके पिता ने जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए थे, आज वहां सत्ता का डर फैला हुआ था। और तभी विजय ठाकुर की नजर शिवनाथ वर्मा पर पड़ी, एक थका हुआ बुजुर्ग जो दीवार के सहारे खड़ा था। विजय गुर्राया, अबे ओ बुढ़े, यहां क्यों खड़ा है? भाग यहां से, उठा दूं क्या? शिवनाथ वर्मा बोले, बेटा बस थक गया हूं, 2 मिनट बैठ जाता हूं। लेकिन विजय ठाकुर के चेहरे पर मानवीयता की कोई झलक नहीं थी। वो दहाड़ा, तेरे जैसे ही भीड़ लगाते हैं, सिखाता हूं तमीज। और फिर बाजार में गूंजा एक जोरदार थप्पड़। थप्पड़ इतना करारा था कि सिर्फ शिवनाथ के गाल पर नहीं पड़ा, वो हर उस बेटे के सम्मान पर पड़ा जो अपने पिता को दुनिया का भगवान मानता है। बाजार की रफ्तार थम गई। कोई सब्जी नहीं तोली गई, कोई चाय नहीं उबली। हर आंख स्तब्ध थी और हर सांस अटक गई। वो थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं, आत्मसम्मान पर पड़ा था। आर्यन वर्मा की आंखें बंद थीं, लेकिन कानों में वो थप्पड़ गूंज रहा था, बार बार, जैसे हर बार उसके दिल को चीरता जा रहा हो। कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर आर्यन ने आंखें खोली। चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। वहां था सिर्फ लावा, शांत लेकिन जलता हुआ। उसने चुपचाप मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। आवाज में कोई चीख पुकार नहीं थी, बस एक स्थिरता जो सुनने वाले की रूह तक पहुंच जाए। मैं आईपीएस आर्यन वर्मा बोल रहा हूं, सोमपुर जिला। अभी इसी वक्त मुख्य बाजार चौकी के दरोगा विजय ठाकुर और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए और एसपी साहब को तत्काल मेरे पास भेजा जाए। फोन रखते ही वो अपने पिता के पास गया, उनका कांपता हाथ थामा और पास की दुकान के स्टूल पर बिठाया। बाजार की हर आंख अब उसी ओर थी। लोगों की सांसें थमी थीं, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। विजय ठाकुर लड़खड़ाते हुए बोला, अबे तू कौन है बे? आर्यन वर्मा ने शांति से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने आम आदमी समझा, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे घमंड को कानून का असली चेहरा दिखाने आया हूं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एसपी साहब मौके पर पहुंच चुके थे। आर्यन ने उन्हें मोबाइल में वो वीडियो दिखाया, वही वीडियो जिसमें दर्ज था एक बूढ़ी औरत को धक्का, एक युवक को थप्पड़, दुकानदारों से जबरदस्ती, और उसके पिता पर पड़ा वो अपमानजनक थप्पड़। एसपी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे
अब आर्यन सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं है, वो इस जिले की आवाज बन चुका है। वहीं पर विजय ठाकुर और उसकी पूरी टीम को निलंबित किया गया। पुलिस की जीप में उन्हें बैठाया गया और पूरे बाजार में पहली बार डर की जगह एक नई उम्मीद की गूंज उठी। धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। किसी ने कहा, साहब तो सच में अपने जैसे हैं। किसी की आंखों में राहत थी, किसी के चेहरे पर गर्व, जैसे सालों बाद बाजार ने इंसाफ की शक्ल देखी थी। वो रात आर्यन वर्मा के लिए बाकी रातों जैसी नहीं थी। वो अपने ऑफिस नहीं गया, सीधे सरकारी आवास लौटा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से एक पुरानी फाइल निकाली, वो फाइल जिसमें दर्ज थीं जनता की शिकायतें, कहीं रिश्वतखोरी की कहानियां, कहीं निर्दोषों की अवैध गिरफ्तारियां, तो कहीं रात में गरीबों के घरों पर डाले गए छापों की दास्तां। आर्यन जानता था, यह सिर्फ एक थप्पड़ का जवाब नहीं है, यह उस व्यवस्था की सफाई है जिसने सालों से लोगों का भरोसा तोड़ा है। अगली सुबह उसने ना वर्दी पहनी, न सरकारी गाड़ी मंगाई, न सिक्योरिटी ली। बस एक पुराना कुर्ता और जीन्स पहनी, कंधे पर बैग टांगा और निकल पड़ा। मंजिल थाना सूरजपुर। वो थाने पहुंचा तो सिपाही ने पूछा, कौन? आर्यन मुस्कुराया, बस एक आम आदमी, देखना चाहता हूं यहां क्या हो रहा है। थाने के पिछले कमरे में 4 युवक बंद थे। आर्यन ने पूछा, इनका क्या कसूर? थानेदार बोला, साहब ये शराब पीकर गाली दे रहे थे, एफआईआर बन रही थी। लेकिन जब आर्यन ने युवकों से बात की तो सच्चाई सामने आई। ना शराब, ना गाली, बस एक झूठा आरोप। आर्यन ने आदेश दिया, इन्हें मेडिकल जांच के बाद तुरंत रिहा करो और थानेदार को सस्पेंड करो। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अगले 3 दिन तक आर्यन हर थाने, हर चौकी का औचक निरीक्षण करता रहा। कभी भी कहीं भी पहुंच जाता। कहीं निर्दोष युवक बंद मिले, कहीं रिश्वत के पैसे बरामद हुए, तो कहीं शिकायतें दर्ज ही नहीं की गई थीं। अब पूरे शहर में एक ही नाम गूंजने लगा, आर्यन वर्मा। लोग कहने लगे, अब पुलिस भी डरती है, अब सिस्टम बदल रहा है। अब आर्यन वर्मा सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं था, वो एक ऐसी लहर बन चुका था जिसने सत्ता की नींव हिला दी थी। लेकिन जहां एक तरफ लोग राहत की सांस ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग बेचैन हो उठे। वो नेता जिनके फोन पर थाने चलते थे, वो अफसर जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलते थे, सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? और फिर एक दिन एक सरकारी चिट्ठी आई। गृह मंत्रालय से आदेश, आईपीएस आर्यन वर्मा द्वारा थानों में की गई कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए विशेष समिति भेजी जाएगी। कागज पर वजह लिखी थी, अनुचित हस्तक्षेप, लेकिन हकीकत यह थी कि यह एक दबाव था, उसे डराने का, झुकाने का। आर्यन ने चिट्ठी पढ़ी, हल्की मुस्कान दी और टेबल पर रख दी। शाम को उनके पिताजी शिवनाथ वर्मा मिलने आए। चाय के कप में शक्कर घोलते हुए बोले, बेटा डर तो नहीं लगता? आर्यन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, पापा, जब आदमी सच के साथ खड़ा हो तो डर भी सामने खड़ा होकर सलाम करता है। शिवनाथ वर्मा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन गर्व उससे कहीं ज्यादा। आर्यन जानता था, अब यह लड़ाई सिर्फ भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ नहीं, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जिसने इंसाफ को दलालों की मुट्ठी में कैद कर रखा है। जाते जाते एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप बहुतों की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। आपका ट्रांसफर तय है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हर दिन ट्रांसफर के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन जहां रहूंगा वहां बदलाव होगा, और जहां जाऊंगा वहां से भी आवाज उठेगी। 2 दिन बाद आदेश आ गया, आईपीएस आर्यन वर्मा का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है। शहर की रफ्तार थम गई। बाजार में बैनर लगने लगे, हमें वापस चाहिए आर्यन वर्मा। स्कूल के बच्चे काली पट्टियां बांधकर बैठ गए। महिलाओं ने चुपचाप पोस्टर हाथों में ले लिए। छोटे दुकानदारों ने विरोध में दुकानें बंद कर दी। यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, यह उन दबे हुए लोगों की आवाज थी जो पहली बार खुलकर बोल रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें आर्यन चाहिए। लेकिन आर्यन चुप था, ना कोई भाषण, ना कोई विरोध, बस एक शांत चेहरा जो फाइलें समेट रहा था।
सरकारी अलमारी से उसने एक पुराना बैग निकाला, वही बैग जो वो छात्र जीवन में लेकर चलता था। कंधे पर डाला और कुर्सी से उठ गया। पिताजी शिवनाथ वर्मा पास ही बैठे थे। धीरे से पूछा, बेटा दुख हुआ? आर्यन ने सिर झुकाए हुए बस इतना कहा, नहीं पापा, क्योंकि मैंने कोई कुर्सी नहीं छोड़ी, मैंने बस अपनी आत्मा को सलामत रखा है। तभी मोबाइल बजा। दूसरे जिले से कमिश्नर का कॉल था। बधाई हो आर्यन, तुम्हें राजधानी बुलाया जा रहा है। तुम राज्य के विशेष सचिव बनाए जा रहे हो। ये एक तरह से प्रमोशन है। आर्यन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, धन्यवाद सर, लेकिन क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूं? एक अधूरी लड़ाई अब भी बाकी है। सुबह का वक्त था। आर्यन ने अपनी अलमारी से वो खास फाइल निकाली जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जन शिकायतें विशेष फॉलोअप। उसने पन्ना खोला। वहां एक नाम अब भी अधूरा पड़ा था, विजय ठाकुर, वही दरोगा जिसने उसके पिताजी को थप्पड़ मारा था। निलंबन तो हो चुका था, लेकिन ऊपर बैठे अफसरों ने जांच को धीमा कर दिया था। फाइलें दबा दी गईं, साक्ष्य कमजोर पड़ने दिए गए। आर्यन जानता था, अगर उसने जाते जाते ये अधूरी लड़ाई नहीं लड़ी तो उसका पूरा सफर अधूरा रह जाएगा। उसी दिन उसने एक विशेष बैठक बुलाई। एसपी, जांच अधिकारी, लोक अभियोजक और 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया। 3 घंटे तक साक्ष्य रखे गए, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान, डॉक्टरी रिपोर्ट, एक एक कर सब सामने आया। अंत में सभी की सहमति से फैसला हुआ, विजय ठाकुर को बर्खास्त किया जाए और उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। शाम 4 बजे आर्यन ने आखिरी दस्तखत के। आदेश जारी हुआ। विजय ठाकुर को उसी दिन गिरफ्तार किया गया। आर्यन अपने पिताजी के साथ एक बार फिर उसी बाजार की ओर निकला जहां यह सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार नजारा बदल चुका था। लोगों की कतारें थीं, किसी के हाथ में फूल, किसी की आंखों में आंसू। बच्चे कह रहे थे, साहब वापस जरूर आइएगा। आर्यन चुप था। वो सिर्फ अपने पिताजी को देख रहा था। धीरे से पूछा, पापा अब आप मेरे साथ बिना डरे चलेंगे ना? शिवनाथ वर्मा की आंखें भर आईं, हाथ थामते हुए बोले, अब डर किस बात का बेटा, तू तो इस शहर की हिम्मत बन गया है। रात हो चुकी थी। सरकारी वाहन तैयार खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर इंतजार कर रहे थे, लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। मैं बस से जाऊंगा, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। बस स्टैंड पर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। कोई रो रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था। हर आंख में सवाल था, क्या यह इंसाफ अब भी रहेगा? लेकिन आर्यन सिर्फ अपने पिताजी को देख रहा था, जैसे उनकी आंखों से पूछ रहा हो, क्या मैंने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया? शिवनाथ वर्मा ने आंखों से जवाब दिया, नहीं बेटा, तू तो अब इस देश की उम्मीद बन गया है। बस का इंजन स्टार्ट हुआ। आर्यन ने कंधे पर वही पुराना बैग डाला और धीरे धीरे बस में चढ़ गया। भीड़ में एक बच्ची जोर से चिल्लाई, साहब वापस आइएगा ना? आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई भाषण नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस आंखें बंद की और सिर झुकाया, क्योंकि सबसे ऊंची जीत कभी कभी सबसे शांत होती है। और इस तरह खत्म होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक आईपीएस अफसर की नहीं थी, ये हर उस आम इंसान की थी जो सच के साथ खड़ा होता है। अब एक सवाल आपसे है, अगर आप उस बाजार में होते, वो थप्पड़ आपकी आंखों के सामने पड़ता, तो क्या आप भी चुप रहते या आर्यन की तरह एक आवाज बनते? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आज के भारत को और आर्यन वर्मा जैसे अफसरों की जरूरत है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।